आज हम लोगों ने पढ़ना है प्रोहिबिशंस के फार्मेसी एक्ट के मुताबिक कौन कौन सी चीजों से प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। प्रोहिबिशंस के अंदर हमारी वो तमाम चीजें आ जाएंगी जिसके अंदर वो लिखा गया है कि इन इन चीजों से रोका गया है, रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल में, हर चीज में। वो तमाम चीजें जो कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में आती हैं। प्रोहिबिशंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल का। इंपोर्ट करना, रॉ मटेरियल को या मेडिसिन को बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में मंगवाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको हमारे अपने मुल्क में बनाना, एंड सेल, और उसको सेल करना। इन तीन पॉइंट्स के ऊपर क्या क्या प्रोहिबिशंस हैं। इंपोर्ट के ऊपर कौन कौन सी प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं कि ये आपने काम नहीं करना इस तरीके से। मैन्युफैक्चरिंग पे कौन कौन सी प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आपने इस तरीके के मुताबिक नहीं करनी। और सेल ऑफ ड्रग के ऊपर कौन कौन सी लगाई गई हैं कि सेल आपने इस तरीके से नहीं करनी। सबसे पहले चीज आती है पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन क्या है कि नो पर्सन शेल हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। अब मैंने आपको किताब से रिलेटेड ही समझाना है, इस वजह से मैं आपकी साथ साथ किताब की रीडिंग भी करूंगी। अगर आप मुझे कहते हैं कि आप बस हमें समझा दें और फिर जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगी। तो हम लोगों ने लॉ की लैंग्वेज भी साथ साथ सीखनी है कि लॉ में, क्योंकि हमने कल को लिखना भी तो ऐसे ही है। तो इस वजह से मैं आपको किताब से ही रीड आउट करके समझा रही हूँ कि प्रोहिबिशंस के अंदर ये आता है कि नो पर्सन शेल हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। कोई बंदा खुद से या किसी और बंदे को कहकर नहीं करवा सकता। किसी और बंदे को अपने बिहाफ पे क्या नहीं करवा सकता। नंबर एक, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल। इंपोर्ट भी नहीं करा सकता, एक्सपोर्ट भी नहीं करा सकता, उसको मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकता या सेल भी नहीं कर सकता। यही चीजें होती हैं। ड्रग पहले आपने या तो मंगवाना होता है या बाहर भेजना होता है, उसको मैन्युफैक्चर करना होता है और फिर उसको सेल करना होता है। ये सारी चीजें किन ड्रग्स की वो नहीं कर सकता? स्पूरियस ड्रग की। स्पूरियस ड्रग्स, कॉन्ट्राफीट ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। ये जाली दवाई, गली सड़ी दवाई, उसके अलावा नकली दवाई, गैर मियारी दवाई, बनावटी दवाई, ये सारी इनकी डेफिनेशंस हैं। ये हम लोगों ने जब चैप्टर सब्जेक्ट शुरू किया था उसमें पढ़ी थी। इन सब दवाइयों की ना इंपोर्ट कर सकता है, ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना इनको बेच सकता है। ऐसी दवाइयां जो कि एक्सपायर हो चुकी हुई हैं उनको भी नहीं ये किया तीनों चीजें, चारों चीजें की जा सकती। और ऐसी दवाइयां जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो भी ना सेल होगी, ना इंपोर्ट होगी, ना एक्सपोर्ट होंगी, ना बनेगी। ऐसी दवाइयां जिनके ऊपर स्टेटमेंट कुछ और लिखी गई है और अंदर दवाई कुछ और है। स्टेटमेंट लिखी गई है, ये मैं भी पॉइंट नंबर 8 बता रही हूँ। स्टेटमेंट लिखी गई है कि ये दवाई जो है ये पेट का दर्द ठीक कर देगी, या ये दवाई जो है ये कब्ज ठीक करती है। ओटीसी मेडिसिन है तो आप मेडिसिन के ऊपर लिख देते हैं कि ये जो है ओटीसी मेडिसिन जितनी भी होती हैं उनके ऊपर उनकी इंडिकेशंस लिखी जाती हैं। ज्यादातर मेडिसिन के ऊपर उनकी इंडिकेशंस नहीं लिखी जाती। जैसे एंटीसेप्टिक है उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये एंटीसेप्टिक है। तो ऐसी मेडिसिन जिसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी गई है कि उसके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि ये फलानी फलानी किसी बीमारी का इलाज कर सकती है, उसका क्योर कर सकती है, उसको मिटिगेट कर सकती है, उसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकती है, या कोई भी ऐसी चीज कि वो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो उसका अंदर ड्रग है वो ना मौजूद हो। तो ऐसी ड्रग को भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल या परचेज नहीं किया जा सकता। देखिए, आपने कहा है कि दवाई जो है ये पेट दर्द के लिए है, लेकिन वो दवाई किसी भी पेट दर्द के लिए ना हो बल्कि वो सर दर्द के लिए हो, तो ये भी गलत है। कोई भी ऐसी दवाई जो कि सेहत के लिए डेंजरस है, when used in dosage and with frequency or for the duration specified। अब लेबल के ऊपर लिखा गया है कि 3 times a day आपने इस्तेमाल करना है। अक्सर दवाइयों के ऊपर लिखा जाता है कि दिन में 3 दफा इस्तेमाल करें या दिन में 4 दफा इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज इसमें आ जाती है कि आगे वो जरूर लिखते हैं या अपने प्रिस्क्राइब फिजिशियन से जरूर आप जो है प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे भी वही मेंशन किया जा रहा है कि अगर लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि दिन में 4 दफा इस्तेमाल करें, 5 दफा इस्तेमाल करें, या फिर इतने दिन तक इस्तेमाल करते रहें, और वो चीज, वो जो इंडिकेशन उन्होंने दी है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी डोजेज
सारी जो है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो वो भी क्या है, दवाई ना आप इंपोर्ट कर सकते हो, ना एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना ही सेल कर सकते हो, ना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो। और उसके अलावा लास्ट में, इन सब के अलावा कोई भी ऐसी ड्रग जो कि फार्मेसी एक्ट के नकात, जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी निकात हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करती है, वो दवाई भी हम ना सेल कर सकते हैं, ना परचेज कर सकते हैं, ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट्स के मुताबिक जो है कोई भी ड्रग इन 10 पॉइंट्स में शुमार होती है तो उसका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर सब इलीगल है। फिर आगे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी दवाई, मैन्युफैक्चर फॉर सेल एनी ड्रग एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस। कह रहे हैं कि वो दवाई जिसका लाइसेंस आपके पास मौजूद है, सिर्फ वही दवाई आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। फिर आगे यही पॉइंट सेल पे है कि वो दवाई जिसका आपके पास लाइसेंस मौजूद है, सिर्फ वही दवाई आप सेल कर सकते हो। सेल एनी ड्रग एक्सेप्ट अंडर इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस। जिसका लाइसेंस आपके पास मौजूद है, आप सिर्फ उसी दवाई को आप सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई दवाई ना सेल कर सकते हो और ना ही आप कोई दवाई बना सकते हो। फिर कह रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आपके पास इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस मौजूद है, तब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपने खुद से उठ के जो है बैगों में डाल के दवाइयां बाहर इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना नहीं शुरू कर देनी। उसके अलावा जो है आगे लिखा हुआ है, ऐसी दवाई जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस के साथ भी प्रोहिबिटेड है, कि आप विद लाइसेंस भी इसको नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते। कुछ स्पेसिफिक ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्कुल ही बंद है, तो उनको भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना जो है ये इलीगल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सप्लाई एंड इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर का अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप गलत या आधी इंफॉर्मेशन दे रहे हो या गलत बता रहे हो चीज, या कोई पेशेंट ने आपसे कोई चीज पूछी है उसको गलत बता रहे हो, कोई अथॉरिटीज ने आपसे कोई चीज पूछी है आप गलत बता रहे हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे कोई चीज पूछी है आप गलत बता रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन है, वही आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आप गलत बता रहे हो, मतलब कि उसने आपसे कहा आपका लाइसेंस क्या है, आपने गलत प्रोवाइड कर दिया। तो कोई भी ऐसी चीज जो है जिसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये भी चीज क्या है, इस एक्ट के मुताबिक इलीगल है। नेक्स्ट पॉइंट है पेडल हॉक। पेडल हॉक होता है छाबड़ी लगाना, जैसे हम लोग देखते हैं छाबड़ी वाले, रेडी वाले, ये पेडल हॉकिंग करके कोई मेडिसिन सेल नहीं की जा सकती। रेडियो के ऊपर मेडिसिन सेल नहीं की जा सकती। उसके अलावा जो है छोटे छोटे ये जो काउंटर्स बने होते हैं, खोखे जिन्हें हम कहते हैं, जिनके ऊपर डिफरेंट चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं, उधर भी मेडिसिन नहीं आपको मिल सकती। पेडल हॉकिंग छाबड़ी के साथ, या फिर बसों के अंदर ये जो आप लोगों को निमको वाले और पापड़ों वाले लोग मिल जाते हैं, वो आपको मेडिसिन सप्लाई इस तरीके से नहीं कर सकते। ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। उसके ऊपर कह रहे हैं कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल अ मिक्सचर, any substance or mixture of substance which is not a drug but it is represented in form of drug। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज ना आपने इंपोर्ट करनी है, ना एक्सपोर्ट करनी है, ना मैन्युफैक्चर करनी है, ना सेल करनी है, वो चीज जो कि दवाई नहीं है लेकिन दवाई की शक्ल उसको दी गई है। जैसे सिरप की बोतल के अंदर पानी डाल दें और कहें भाई ये सिरप है, तो नहीं, उसके अंदर दवाई नहीं है लेकिन उसको दवाई की शक्ल में दिए जा रहा है, ये भी क्या है, इलीगल है। ये भी क्या है, इलीगल चीज है। ये आपके पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आगे लिखा जा रहा है, ये पॉइंट जो अगले 3 हैं ये हैं वारंटी से रिलेटेड। वारंटी से रिलेटेड पॉइंट ये है कि आप कोई भी ऐसी दवाई सेल नहीं कर सकते जिसकी वारंटी ना हो। वारंटी हमें, जैसे अगर एक रिटेल वाला है वो डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन ले रहा है तो रिटेल वाले को वारंटी डिस्ट्रीब्यूटर देगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, उसने मैन्युफैक्चर से ड्रग उठाई है, तो कौन उसको वारंटी देगा, वो मैन्युफैक्चरर उसको वारंटी देगा। आप अपनी मेडिसिन जहां से भी परचेज कर रहे हो, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, अपने मेडिकल स्टोर पे रखने के लिए, आप अपने मेडिकल स्टोर पे रखने के लिए मेडिसिन जहां मर्जी से परचेज कर रहे हो, वो आपको वारंटी देगा। चाहे आप 100 डब्बा ले रहे हो, चाहे 50 डब्बियां ले रहे हो, चाहे 20 डब्बियां ले रहे हो, आपने आगे आपका पर्पस क्या है, आपने सेल करनी है, अपने रिटेल सेटअप के ऊपर आपने सेल करनी है। तो आपने जो भी चीज आगे सेल करने के लिए लेनी है उसकी आपने वारंटी जरूर लेनी है। वारंटी किस चीज को बताती है, वारंटी बताती है कि ये चीज आपकी असल है या नहीं। अगर आपका मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में है तो उसकी उसके ऊपर आपने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेनी है, उस वारंटी के ऊपर उसका लाइसेंस नंबर होगा, उस जो ड्रग है उसका बैच नंबर होगा, उस बैच में कितनी दवाइयां बनी हैं उसका सीरियल नंबर, हर चीज लिखी होगी, ये वारंटी है।
और अगर आपने किसी ऐसी ड्रग की वारंटी मांगी जा रही है जो ड्रग आपने बाहर के मुल्क से मंगवाई है, ऐसी ड्रग जो कि फॉरेन ड्रग है, उसकी आपने वारंटी लेनी है, तो उसके भी आप मैन्युफैक्चरर से लेते हो या उस बंदे से लेते हो जो कि क्या कहलाता है, इंडेंटर। ये वर्ड लिखा हुआ है इंडेंटर। क्या कहलाता है वो, इंडेंटर। इंडेंटर जो होता है वो आपका फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव होता है। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि आपने जब ड्रग खरीदी थी, खरीदने गए थे, तो उस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था जो आपसे मिले था, वो आपको वारंटी देगा उसकी। या तो अगर आप डायरेक्ट कंपनी के ओनर से जाके तो मिलेंगे नहीं। फर्ज करें आपने 1,000 का पैकेज लेना है उनसे, 1,000 मेडिसिन लेनी है, या चले 1 लाख मेडिसिन लेनी है, तो डायरेक्ट आप कंपनी के ओनर से नहीं मिलेंगे। कंपनी के ओनर ने डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं, आप उनसे मिलेंगे। तो या तो आपको डायरेक्ट वो बंदा कंपनी की वारंटी लेके देगा, या तो फिर वो अपने तौर पे खुद आपको वारंटी देगा। तो इन केस ऑफ इंपोर्टेड ड्रग के केस में मैन्युफैक्चर जो है, बाय द मैन्युफैक्चर और इंपोर्टर ऑफ द ड्रग, इफ द ड्रग इज इंपोर्टेड थ्रू अ इंडेंटर बाय सच इंडेंटर, अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव की मदद से आपने मंगवाई है, तो वो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव आपको देगा। अगर आपने डायरेक्ट कंपनी से रिलेट की है, तो वो आपको कंपनी देगी। तो इस तरीके से हर ड्रग, लोकल ड्रग की और मल्टीनेशनल ड्रग की, हर तरीके से हर ड्रग की आपके पास वारंटी होना जरूरी है। कुछ लोग जाके लोहारी वगैरह से मेडिसिन ले लेते हैं, तो उधर से भी वारंटी मिलेगी तो आप सेल कर सकते हो, वरना आप सेल नहीं कर सकते। हर लोहारी वगैरह पे हर कोई बुरा बंदा नहीं बैठा हुआ जो कि जाली दवाई बेच रहा है। 80% वहां पे ठीक लोग ही बैठे हुए हैं जो ठीक दवाइयां दे रहे हैं, तो वो वारंटियां भी देते हैं। अप्लाई एन इनकरेक्ट बैच टू अ ड्रग, ड्रग के ऊपर गलत बैच नंबर लगाना भी इलीगल है। फर्ज करें, एग्जाम्पल देती हूँ, कंपनी ने एक बनाया एक ड्रग का बैच, उनका मकसद था बनाना 5 लाख टैबलेट्स। जब उन्होंने सारी मिकदार में चीजें डाल के 5 लाख टैबलेट्स बनाई, तो वो 5 लाख नहीं बनी, 5,02,000 बन गई। यील्ड होती है, हमें मैट्रिक में समझाई गई थी कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से डिफरेंट होती है। मतलब थ्योरेटिकली जब आप एक अंदाजा लगाते हो कि इतनी चीजें मिलाने से इतनी चीज बन जाएगी, तो जब आप प्रैक्टिकली तौर पे उसको बनाते हो तो वो डिफरेंट ही होता है। 5 लाख का उन्होंने टारगेट रखा, 5,02,000 बन गए। अब वो जो 2,000 टैबलेट्स है ना, उनको वो सेल नहीं कर सकते प्रॉफिट के लिए। ना उन जो है टैबलेट्स के ऊपर वो कोई और ड्रग का बैच नंबर लगा सकते हैं कि अगले बैच को हम 200 दिखा देते हैं और यही सारी रीडिंग्स और यही सारे प्रोसीजर दिखा देते हैं, ये भी नहीं कर सकते। उन 2,000 टैबलेट्स की या तो फिर फ्री सैंपल्स बनेंगे, या तो फिर उनके जो है ये डॉक्टर सैंपल्स होते हैं वो बनेंगे, वो फिर सेल नहीं की जा सकती, वो फ्री सैंपलिंग में चली जाएंगी फिर। तो इस तरीके से गलत बैच नंबर लगा भी नहीं सकते। और फिर आगे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इन ऊपर पॉइंट्स में मौजूद नहीं है उसके ऊपर भी ये सारी रिस्ट्रिक्शंस अलाउ होती हैं। और ऐसी मेडिसिन जो कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए होती है, ऐसी मेडिसिन जो कि क्लिनिकल ट्रायल हो रहा होता है, जो कि मेडिसिन अभी मार्केट में नहीं आई होती और उसके ट्रायल्स चल रहे होते हैं स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 या क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 में जब उसके ट्रायल्स चल रहे होते हैं, तो उस स्पेसिफिक मेडिसिन के ऊपर कोई भी रूल अलाउ नहीं होता, कोई भी रूल वो फॉलो नहीं करती मेडिसिन। फिर आते हैं हमारे पास पेनल्टीज, कि अगर ये जो सारी चीजें ऊपर से जिनको मना किया गया अगर वो कोई कर दे, तो फिर क्या नुकसान होगा। whomsoever himself or by any other person on his behalf, कोई बंदा अगर खुद करे या किसी और बंदे से करवाए, क्या क्या करवाना है। नंबर 1, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर और सेल, या तो इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, मैन्युफैक्चर करे, या फिर बेचे। क्या चीज बेचे, एनी स्पूरियस ड्रग, कोई भी स्पूरियस जाली दवाई बेचे, विच इज नॉट रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में रजिस्टरिंग अथॉरिटी कौन सी है, ड्रैब। ड्रैब जो है वो ड्रग को भी रजिस्टर करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को भी रजिस्टर करती है। आपकी ड्रग की ईच एंड एवरीथिंग, उसका लेबल, उसका कलर, उसकी प्राइस, हर चीज को रजिस्टर कौन करता है, ड्रैब, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। मैन्युफैक्चर फॉर सेल एनी ड्रग विदाउट अ लाइसेंस, लाइसेंस लिए बगैर कोई दवाई बना भी नहीं सकता। इंपोर्ट विदाउट लाइसेंस, मंगवा भी नहीं सकता लाइसेंस के बगैर, और एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता लाइसेंस के बगैर। तो अगर उसने ये सब कुछ किया है तो उसकी क्या सजा है, शेल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ, कितने सालों की, 3 साल से कम की सजा नहीं होनी चाहिए और 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए, और फाइन कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपीज। ये हो गई पहली पेनल्टी।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइडेड दैट के ऊपर आगे शर्त लगाई गई है कि प्रोवाइडेड दैट द ड्रग कोर्ट में फॉर एनी स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड अवॉर्ड अ सेंटेंस ऑफ imprisonment फॉर अ टर्म ऑफ लेस देन 3 years। कह रहे हैं समटाइम्स कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ड्रग कोर्ट उन कंडीशन से रिलेटेड उस बंदे की सजा 3 साल से कम कर दे। ये जो है पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक बताया गया है कि पॉइंट नंबर 1 में बताया 3 साल से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर ड्रग कोर्ट जो है वो 3 साल से कम की सजा कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है कि whomsoever himself और by any other person on his behalf, कोई भी बंदा खुद से या किसी और बंदे से अपने बिहाफ पर क्या करवाए, इंपोर्ट करवाए, एक्सपोर्ट करवाए या सेल करवाए एनी कंट्राफीड ड्रग। कंट्राफीड ड्रग जो होती है ये बच्चे होती है ऐसी दवाई जो कि नकली होती है, जो किसी और दवाई की नकल कर रही होती है। कंट्राफीड ड्रग होती है ऐसी ड्रग जो कि किसी और दवाई की नकल होती है। तो ऊपर हम लोगों ने स्पूरियस ड्रग पहले पॉइंट में पढ़ी थी, जाली दवाई। सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कंट्राफीड ड्रग के। कंट्राफीड ड्रग को भी ना इंपोर्ट किया जा सकता है, ना एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ना उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ना इसको सेल किया जा सकता है। तो आगे कह रहे हैं कि एक तो इसको ये नहीं करना, फिर फॉल्स वारंटी वाली चीज को ना खरीदना है, ना परचेज करना है, ना सेल करना है। तो अगर कोई भी बंदा ऐसा करे, उसके अलावा एक दो और पॉइंट्स में पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आगे सजा है। अप्लाइज और परमिट्स टू बी अप्लाइड टू एनी ड्रग सोल्ड स्टॉक एग्जिबिटेड फॉर सेल बाय हिमसेल्फ वेदर ऑन द कंटेनर लेबल इन एनी अदर मेंबर अ वारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट और एनी अदर। कह रहे हैं कि उसके अलावा बच्चे ये वारंटी और लेबलिंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना घपला किया जाता है, बहुत ज्यादा बेईमानी की जाती है। एक तो आप लेबल अगर किसी और जैसी दवाई जैसा बना लो ना, तो आपकी दवाई बहुत बिकना शुरू हो जाती है, तो ये इलीगल है। एक जो है वारंटी जो है गलत दिखाई भी जा सकती है, उस बंदे ने जाके आपके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से उसी टाइम पे आपकी वारंटी तो नहीं ना क्रॉस चेक करनी। तो ये ऐसा करना भी क्या है, गलत है। कह रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चर किसी ऐसे ड्रग को नहीं कर सकते अदर देन रजिस्टर्ड नेम। आपने फर्ज करें एक नंबर नेम से ड्रैप में रजिस्टर करवा दिया उस दवाई को, बाद में आप उसको किसी और नाम से नहीं बना सकते। इसमें ना हर चीज जरूरी नहीं कि इंसान को इलीगली काम कर रहा हो। इसमें एक चीज आती है, आपने 500 mg की एक टैबलेट जो है रजिस्टर करवा ली, अब आपने 250 mg की रजिस्टर करवानी है। आप सेम नाम के ऊपर जो है उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जब तक आप उस 250 mg को रजिस्टर ना करवाओ। पहले आप रजिस्टर करवाओगे फिर बनाओगे। आगे है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल एनी ड्रग विच हैज एन विच एनी सब्सटेंस शुड नॉट एक्चुअली बी द कंपोनेंट हैज बीन मिक्स्ड और पैक्ड और टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ। कह रहे हैं कि कहा जा रहा है जैसे पैरासीटामोल की ये टैबलेट है, पैरासीटामोल 500 mg की ये टैबलेट है, और उसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg ना हो, उसके अंदर पैरासीटामोल 200 mg और बाकी 300 mg कोई और चीज एंटर की हुई है, कोई एक्चुअली नॉट बी इट्स कंपोनेंट, कोई और कंपोनेंट एंटर किया किया क्यों, टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को कम करने के लिए। तो क्वालिटी को कम करने के लिए अगर कोई दवाई किसी दवाई के साथ मिक्स की जा रही है तो वो भी क्या है, इलीगल। अब ये जो सारे पॉइंट्स थे इनकी सजा क्या है, कंट्राफीड ड्रग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल करना बनाना, उसके अलावा फॉल्स वारंटी के साथ कोई ड्रग बनाना, या फिर किसी के फॉल्स वारंटी हो गई, फॉल्स नेम हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसी हो गई जिसमें कंपोनेंट गलत है, तो इन सब चीजों के साथ बनाने में क्या सजा है, शेल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू अप टू 7 years, 7 साल की सजा है। और कितने लाख का फाइन है, 1 लाख रुपीज का फाइन है। फिर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि इंस्पेक्टर के किसी काम को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब रोकता है, कोई इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसने कहा है कि मैंने स्टॉक तुम्हारा लेना है, मैंने सैंपलिंग देनी है, मैंने तुम्हारा जो मेडिकल स्टोर है वो सील करना है, तो वो बंदा उसको ना सील करने देता है ना उसको स्टोर करने देता है, उसको रोक रहा है अपना काम करने से, तो उसके ऊपर की सजा है। कितनी सजा है, shall be punishable with the imprisonment for term which may extend to एक 1 year, 1 year तक की सजा। मतलब चाहे वो 2 दिन की भी हो, 3 दिन की हो, 4 दिन की हो, मैक्सिमम कितना है, अप टू एक्सटेंड अप टू 1 year, 1 साल तक की उसको सजा मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और कितना फाइन, 10,000 रुपये फाइन।
कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम, लास्ट में कह रहे हैं कोई भी ऐसा काम जो ये जो सेक्शन 1 बताया था 1 के मुताबिक, या जो सेक्शन 2 बताया था सेक्शन 2 के मुताबिक, ये सेक्शन 2 था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मुताबिक जो भी चीजों के ऊपर रोका गया है, जो भी चीजों की सजाएं बताई गई हैं, कोई भी ऐसा काम जो इनसे अलग है, इनके अलावा है, इनसे हट के है, तो उसकी सजा क्या होगी? सजा में एक्सटेंड अप टू 5 इयर्स, 5 साल तक की सजा हो सकती है। और फाइन कितना हो सकता है? 50,000 रुपीज तक का फाइन हो सकता है, और बोथ या ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये बात समझ आई है आप लोगों को? ये हमने पढ़ी हैं प्रोहिबिशंस और पेनल्टीज। बीच में मुझे काफी कॉल्स आई हैं, मैं चुप हो गई थी, मुझे एक दो दफा विजिटर आए हैं, मैंने उनको रोका, तो बहुत ऐसी चीजें जिसमें मैं रुक गई हूँ और मैं आपको जो है ठीक से वो पॉइंट नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो बच्चे ऑफिस में तो ऐसा ही होगा, आप लोगों को इन चीजों के ऊपर जो है ना थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो किसी को कोई भी सवाल है, ये वीडियो मैं आप लोगों को क्लास में आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, तो किसी को कोई भी सवाल है एक दफा इसको दोबारा देख ले। कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए जिस तरीके से मैं क्लास में एक्सप्लेन कर सकती थी। तो कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको याद कर लें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कल भी आप लोगों का लेक्चर लूं, और मैं आप लोगों को इससे आगे जो सेंट्रल काउंसिल है और प्रोविंशियल काउंसिल है ये भी पढ़ा दूं। अभी के लिए आपका इतना ही लेक्चर है।